रेपल्ले गांव में रहे पद्मावती नाम की एक किसान को दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी चंद्रिका और छोटी बेटी हरिता। पद्मावती का पति मर जाने पर वो पैसे कमाने के लिए एक जमींदार के खेत में कूली का काम करके उसके दो बेटियों को पढ़ाने लगी। बहुत दिनों से पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रही माँ को देखकर चंद्रिका 10वीं क्लास पास होते ही पढ़ाई बंद करके माँ के काम में हाथ बटाने का निर्णय करती है। उससे पद्मावती चंद्रिका से ऐसे कहने लगी, ये क्या बेटी, तू 10वीं क्लास पास होने के बाद पढ़ाई क्यों रोक दी? माँ, इतने दिनों से तू मुझे और बहन को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की, इसीलिए आगे से मैं भी तेरे साथ काम पर आके आए हुए पैसों से हरिता को पढ़ाएंगे। माँ, तुझे भी काम में थोड़ा हल्का होगा ना। आज मैं हमारे जमींदार जी से बात की, उनके राइस मिल में क्लर्क की नौकरी पूछी। माँ, वो हाँ बोले। चंद्रिका बेटी, तू बहुत अच्छा निर्णय ली बेटी। तुरंत ये बात हरिता को बोलो। माँ, ये सभी बातें हरिता से मत कहो, उसे पता चलने से वो भी पढ़ाई छोड़ देगी। माँ, और एक बात, तू कूली का काम कर रही वो खेत हमारा है कह के हरिता से झूठ बोलेंगे, वरना उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे कह के पूछ सकती है। माँ, इस प्रकार चंद्रिका उसकी बहन की भविष्य के लिए उसकी जिंदगी त्याग करने का निर्णय लेके हरिता को पता नहीं चलने देती। चंद्रिका उसकी माँ से वादा लेती है। हरिता ये सब नहीं जानती और फर्दर स्टडीज के लिए शहर के एक हॉस्टल में ज्वाइन होती है। पहले पहले हरिता सुबह कॉलेज में पढ़ाई करके रात के समय हॉस्टल में रह के उसका फर्स्ट ईयर पूरा करती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन हरिता के साथ मिलके रहने के लिए स्नेहा नाम की रूममेट ज्वाइन होती है। तब स्नेहा अपना परिचय देकर, हे, माय नेम इज स्नेहा, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम हरिता है। हरिता, नाइस नेम। तुम कहाँ से आए हो? हमारा रेपल्ले गांव है। क्या गांव है? ओह, आई लव विलेजेस अ लॉट। हो, तू कहाँ से आई हो? मैं इसी शहर से हूँ। तो तू हॉस्टल में क्यों रहना? वो तो बस यूं ही, घर पर फ्रीडम नहीं रहता ना। हॉस्टल में अपनी मनमानी कर सकते हैं, मर्जी का काम भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों बातें करते समय स्नेहा को फोन आता है। वो फोन लिफ्ट करके ऐसे बातें करने लगी, यस डार्लिंग, क्या मूवी को? नहीं नहीं, पहले पार्क को जाएंगे, बाद में मूवी को जाएंगे, ठीक है? ऐसे कह के फोन कट कर देती है। मूवी को जा रही है क्या? तू आज कॉलेज को नहीं आओगी? हरिता, आज मुझे कॉलेज आने का मूड ही नहीं है, फिर भी मेरा अटेंडेंस परसेंटेज ठीक ही है ना। ऐसे हरिता से कह के स्नेहा उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर चली जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन हरिता सुबह उठ के मंदिर को जाकर आती है। तब स्नेहा ने, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई रे? स्नेहा, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं मंदिर जाके आई। क्या? आज तेरा बर्थडे है? तो आज हम कॉलेज को डुम्मा मारेंगे, बाहर जाके पार्टी करेंगे हरिता, मैं ट्रीट दूंगी। ऐसे स्नेहा कह के हरिता को जबरदस्ती पब को ले जाती है। उस दिन पूरा पब में हरिता उसकी दोस्त स्नेहा से मिलके पेट भर खा के ड्रिंक्स पी के डांस करके एंजॉय करती है। थोड़े दिन बीतने के बाद स्नेहा का बर्थडे आता है। उस दिन हरिता स्नेहा को ट्रीट देने पैसों के लिए उसकी दीदी को फोन करती है। दीदी, मुझे पैसे चाहिए, अकाउंट में डालो ना। पैसे चाहिए? किस लिए बहन? एग्जाम्स फीस के लिए दीदी। एक हफ्ता पहले फीस भर दिए ना बहन। ये क्या दीदी, क्यों ऐसे पूछ रही हो? तू फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भरी, अभी तो सेकेंड सेमेस्टर का है। ये सब तुझे बताने पर भी समझ में नहीं आएंगे ना दीदी। तू हर बार ऐसे ही शक करती रहती हो। तू पैसे नहीं कमा रही है ना, माँ ही मुझे पढ़ा रही है ना। ऐसे बहन दीदी को बहुत बातें कहने पर चंद्रिका आंसू बहा के ऐसे कहने लगी, माफ करो बहन, अनजाने में पूछी, मैं अभी बैंक को जाकर तेरे अकाउंट में पैसे डालूंगी। ऐसे कह के चंद्रिका उसके महीने भर की मेहनत और उसकी माँ की 2 महीनों का तनख्वाह अकाउंट में डालती है। हरिता उन पैसों से उसकी दोस्त स्नेहा बर्थडे के लिए सिर्फ एक रात में खर्चा कर देती है।
तब से स्नेहा से दोस्ताना बढ़ के हरिता को पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है। उस वजह से सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती है। इतने में कॉलेज को छुट्टियां आने पर हरिता अचानक से रेपल्ले गांव को आती है। हरिता को देखकर जमींदार ऐसे कहने लगा, हरिता बेटी, शहर से अभी अभी आई हो क्या? तू तो बहुत बदल गई बेटी, बिल्कुल शहरी लड़की की तरह लग रही हो। तेरी दीदी की इच्छा है तो ऐसे खुश रहे। हरिता उससे बातें कर रहे व्यक्ति कौन है सोचने लगी। ये लो, तू तो मुझे पहचानी ही नहीं। देखो बेटी, ये लो पैसे। तेरी माँ मेरे पास काम करने का महीने भर का तनख्वाह है बेटी। हरिता को वो पैसे देता है। और ये पैसे तेरी दीदी मेरे मिल में काम करने का महीने भर का तनख्वाह है। ऐसे कह के और थोड़े पैसे हरिता को देता है। ठीक से गिनो बेटी, मैं घर आके देने को सोचा, पर अचानक से मुझे पास गांव में काम पड़ गया, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसे जमींदार हरिता को पैसे देने पर हरिता आंसू बहाते हुए घर जाकर दीदी और माँ से ऐसे कहने लगी, मुझे माफ करो दीदी, इतने दिन में सोची आप दोनों मुझे हमारे फसल के पैसों से पढ़ा रहे हो, पर मुझे अभी पता चला तुम दोनों कूली का काम करके मुझे पढ़ा रहे हो। ऐसे हरिता रोते हुए कहने पर उसे सहला के दीदी ने, दुखी मत हो ना बहन, तेरी पढ़ाई पूरा होने के लिए मैं और माँ मेहनत करेंगे। इस प्रकार हरिता उसकी दीदी का त्याग और माँ का मेहनत जानकर उस दिन से ध्यान से पढ़ के फेल हुए सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स फिर से लिख के पास होकर उसकी पढ़ाई पूरा कर। पार्वतीपुर गांव में संध्या और भवानी नाम के 2 बहनें हैं। उनके बचपन में ही उनके माता पिता मर जाने पर वो बहुत मुश्किल से जीने लगे। गांव वाले दोनों बहनों को बहुत प्यार से देखते हैं, क्योंकि उस गांव में अगर किसी को भी जरूरत पड़ने पर ये दोनों बहनें उनकी मदद जरूर करते थे। उसी गांव में धर्मेंद्र नाम का एक जमींदार है। वो बहुत दुष्ट है। उस गांव वालों को पैसे कर्जे में देकर ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करता था। अगर कोई पैसे वापस नहीं देने से उनकी जमीन खींच लेता था। दोनों बहनें भी जरूरत पड़ने पर उस जमींदार के पास कर्जा लेते हैं। उनका कर्जा बहुत बढ़ जाता है। क्या हुआ संध्या? तुम्हारा समय खत्म हो गया है। कल तक मेरे पैसे वापस करो, वरना तेरा घर मेरा होगा। ऐसे कह के चला जाता है। दीदी, ये घर हमारे माता पिता की निशानी है। इस घर में रहने से ऐसे लगता है जैसे हम अपने माता पिता के साथ हैं। क्या वो जमींदार कल हमारे पास से ये खींच लेगा दीदी? ऐसे बहुत उदास होती है बहन। अगले दिन सुबह जमींदार आकर दोनों बहनें बहुत मनाने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनता और दोनों बहनों को उनके घर से बाहर धकेल देता है। तब दोनों बहनें बहुत दुखी होकर गांव के पास रहे जंगल को जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। तब उन्हें एक मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। तब दोनों बहनें उस आवाज की तरफ जाके देखने पर एक मुर्गी कुएं में गिर के उसमें फंस जाती है। उसे देख के दोनों बहनें बहुत मुश्किल से उस मुर्गी को बाहर निकालते हैं। वो मुर्गी बाहर आने के बाद वो देवकन्या में बदल जाती है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ। ऐसे कह के एक अंडा देती है। तुम दिल से जो मांगो ये अंडा जरूर पूरी करेगी। ऐसे कह के गायब हो जाती है। दोनों बहनें मुर्गी के अंडे को देखकर उनके मन में रहने के लिए घर की आशा करते हैं। तब तुरंत वहाँ एक अंडे के शेप में रही घर प्रत्यक्ष होती है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं रहते हैं। दोनों बहनें बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अंडे के शेप में रही घर को देखने के लिए गांव वाले आने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत दोनों बहनों के पास आती है। वो बहुत उदास रहती है। दादी, क्या हुआ? क्यों ऐसी हो? और कुछ नहीं संध्या, थोड़े दिनों में मेरी बेटी की शादी है। दहेज में अपना जमीन देने का वादा की, लेकिन कल वो जमींदार आके कर्जे में हमारा जमीन खींच लिया। अब मैं क्या करूं संध्या? ऐसे बहुत उदास होने लगी। तब संध्या अंदर जाकर उस माया अंडे को लेकर, बेचारी बूढ़ी,
उसके लिए पैसे दो ना। ऐसे पूछती है। तब तुरंत उसके सामने पैसे प्रत्यक्ष होते हैं। उन्हें लेके बूढ़ी को देती है। दादी, ये लो पैसे, इन्हें लेकर जमींदार को दे दो, तेरे जमीन को वापस ले लो। वो पैसे लेकर बूढ़ी बहुत खुश होकर चली जाती है। यह विषय गांव वालों को पता चल के बहुत सारे लोग बहनों से मदद मांगने आने लगे। उन सबको उस माया अंडे की मदद से मदद करते हैं। दोनों बहनें जिनको जरूरत है उनको मदद करने का विषय जमींदार को पता चलता है। दोनों बहनों को खाने को ही नहीं है, पर ये तो गांव वालों को कैसे मदद कर रहे हैं? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे सोचकर जमींदार वेश बदलकर दोनों बहनों के पास मदद मांगने जाता है। जमींदार को देखकर दोनों बहनें नहीं पहचानते। बेटी, मैं बहुत परेशानियों में हूँ। मेरी पत्नी को बचाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसे रोते हुए कहता है। जमींदार का पाखंडी रोना देखकर दोनों बहनों को तरस आके उस माया अंडे के पास जाकर पैसे पूछते हैं। तुरंत वहाँ पैसे प्रत्यक्ष होते हैं। हो, तो ये है तुम्हारा रहस्य। जमींदार उस अंडे को चुराना चाहा। उस दिन रात को दोनों बहनें सो जाने के बाद जमींदार चोरों की तरह जाकर उस अंडे को चुरा के उसके घर लाता है। अब मैं इस देश का सबसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सोच के उस माया अंडे को पकड़ के मुझे 1 थैली भर पैसे चाहिए। जमींदार ऐसे पूछते ही उसके खुद के पैसे गायब हो जाते हैं। ये सब देख के जमींदार डर जाता है। अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? ऐसे कह के रोने लगा। तब उस अंडे में से देवकन्या प्रत्यक्ष होती है। जमींदार, वो दोनों बहनें बिना स्वार्थ के सबकी मदद करने ये माया अंडे का उपयोग किए हैं, पर तुम तो तेरे स्वार्थ के लिए पूछे, इसीलिए तेरे खुद के पैसे गायब हो गए हैं। इसके अलावा तू गलत तरीके से लोगों से जमीनें और घरों को हासिल किया। ये सब उन्हें वापस दे दो, अच्छी जिंदगी जियो, वरना तुझे खाना तक नहीं मिलेगा। ऐसे कह के गायब हो जाती है। तब जमींदार को अपनी गलती का एहसास होकर उस माया अंडे के साथ दोनों बहनों का घर भी उन्हें वापस देकर तब से ईमानदारी से जीना शुरू करता है।